नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे से होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूं वह संविधान का मुख्य भाग है। मुख्य भाग कहने का मतलब यह है कि शुरुआत यहीं से होती है, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। प्रत्येक स्वतंत्र देश अपना संविधान बनाता है। यह सरकार के मूल ढांचे को निश्चित करता है, जिसके अंतर्गत जनता पर शासन किया जाता है। यह सरकार के मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। संविधान न केवल प्रत्येक अंग के अधिकारों को परिभाषित करता है, वरन उनके उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करता है। यहाँ तीन अंगों के मध्य पारस्परिक संबंध तथा इसका जनता से संबंध स्थापित करता है। संक्षेप में अगर कहें तो संविधान एक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। संविधान देश के सभी नियमों में श्रेष्ठ होता है। प्रशासन तंत्र तथा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। संविधान लिखित कानून, जिनके आधारभूत कानून भी कहा जाता है। संविधान एकमात्र नहीं है, अपितु यह क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। प्रत्येक संविधान की सार्थकता तथा विषय वस्तु उसके क्रियान्वयन के तरीके तथा उसके क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। इस प्रकार संविधान एक जीवित आलेख होता है। अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। संविधान उन कानून या नियमों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। तो ये रहा संविधान का परिभाषा। और आपको पता भी है कि कोई भी जब बुक लिखी जाती है तो उसमें एक प्रीफेस होता है। प्रीफेस ये बताता है कि आखिर में यह किताब की मुख्य अवधारणा क्या है, यानी इसमें कौन से कंसेप्ट का डिस्कशन किया गया है। उसी तरीके से भारतीय संविधान में जब पूरा संविधान बन गया तो उसमें अब प्रस्तावना लिखने की बारी आई। और नो डाउट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, जो संवैधानिक सभा के जो लोग थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और अच्छे शब्दों के साथ भारत के संविधान की प्रस्तावना का विवरण और लिखित रूप में उन्होंने लिखा। इसी सीक्वेंस में, इसी के आधार पर हम आज भारत के प्रस्तावना के विषय में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें हम कौन कौन सी चीजों को स्टडी करते हैं और उसमें किस तरह की स्ट्रेटजी बना के स्टडी करते हैं और हम स्टडी करने के लिए कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब होता है उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य संकल्प का मतलब यही होता है कि हमारा उद्देश्य क्या था, यानी संविधान बनाने का हमारा उद्देश्य क्या था और उस उद्देश्य का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। यानी हमारा रेजोल्यूशन जो संकल्प जो हमने लिया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तब उसके बाद आता है कि व्हाट इज प्रीएम्बल्स, यानी प्रस्तावना क्या है, और प्रस्तावना का भाषा यानी किस तरीके के टेक्स्ट में लिखा गया है, संविधान के तत्व क्या है, क्या संविधान का प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। संविधान के प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत सारे वाद आए यानी केसेज आए, उस केस में
किस तरह की बातें कही गई हैं, संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द यूज किए गए हैं, उन शब्दों की मीनिंग क्या होती है, आज उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आज उनकी रिलेवेंसी क्या है और आज के दौर में उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेएम्बल्स यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना का महत्व क्या है और क्या भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो उसके लिए क्या करना होगा, या उसके बाद क्या होता है कि संविधान के प्रस्तावना से अदर संविधान के पार्ट से किस तरीके के रिलेशंस है, जैसे फंडामेंटल राइट के मूल अधिकार की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, और उसके बाद कंटेम्प्रेरी इशू इन प्रीएम्बल्स यानी प्रस्तावना में समसामयिक यानी करंट अफेयर्स में क्या उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, अगर चेंजेज हुए हैं तो विवाद का कोई प्रश्न है, अगर प्रश्न है तो किस तरीके का है, ये हम सभी स्टडी आज के वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी तक ऊपर जितने चीजें पढ़ा है हमने उन सभी का क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद प्री बेस किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसका हम लोग देखेंगे। उसके बाद मेंस बेस पे हम लोग स्टडी करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये मेंस बेस पे हम लोग स्टडी करेंगे और मेंस बेस पे अभी तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर उसके बाद हम पॉसिबल क्वेश्चंस, इसमें कितने क्वेश्चन पॉसिबल मेंस पैटर्न पर बनने की संभावना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमें क्या करना है, हमें उद्देश्य संकल्पना। उद्देश्य संकल्पना का मतलब यही होता है कि हमारा संविधान में क्या उद्देश्य था, प्रीएम्बल्स क्या है, प्रीएम्बल्स की भाषा क्या है, प्रीएम्बल्स के तत्व क्या है, क्या संविधान का प्रीएम्बल्स पार्ट है, संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन से मेजर केसेज आए थे, इसके कीवर्ड्स क्या क्या है, उसके सिग्निफिकेंट क्या क्या है, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, और प्रस्तावना का संविधान के अन्य भागों से किस तरह का रिलेशंस है, और उसके बाद अभी समसामयिक में प्रेम्बल यानी प्रस्तावना से रिलेटेड कोई मुद्दा डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद ऊपर जितने हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसका हम लोग एक जल्दी से रिवीजन करेंगे और ये भी देखेंगे कि प्री बेस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस बेस पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन, इट कैन नॉट बी ड्राफ्टेड और अडॉप्टेड इन हरी, it must have philosophical base, reflected the nation ethos and vision of leader past and present. The philosophy underlying an Indian constitution was embodied quite early in the objective resolution, which was moved the first session Constituent Assembly December 13, 1946. Pandit Jawaharlal Nehru adopted after considerable debate and deliberation in the assembly on January 22, 1947. संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है, इसका मसौदा तैयार नहीं किया जा सकता या इसे जल्दबाजी में अपनाया नहीं जा सकता, इसका एक दार्शनिक आधार होना चाहिए। देश के लोकाचार और नेताओं की दृष्टि अतीत और वर्तमान को दर्शाता है। भारतीय संविधान में अंतर्निहित दर्शन को वस्तुनिष्ठ संकल्प में काफी पहले से ही शामिल किया गया था। 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के पहले सत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह संकल्पना प्रस्तुत किया गया था और यह फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संवैधानिक सभा ने 22 जनवरी 1947 को काफी बहस करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद इसको अपनाया गया। और यही कहा जाता है कि भारतीय संविधान का डिस्कशन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तावना में, वो काफी बहस होने के पश्चात इस पे डिसाइड किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेन पॉइंट ऑफ द प्रीएम्बल्स क्या क्या थे, तो मेन पॉइंट्स ऑफ प्रीएम्बल्स में आप ये देख लें, अगर प्रीएम्बल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पॉइंट को दिखाया गया है और इस बात को यह दी
fostered unity of nation and ensured the economy, political security and the written constitution and proclaim India sovereign democratic republic। राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक और राजनैतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक लिखित संविधान है और भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इसमें यही कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के साथ सरकार का संघीय रूप होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में जो डिस्कशन किया गया है ये आप देख सकते हैं कि उसमें कहा गया है कि भारत के सभी लोगों को न्याय, समानता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, एसोसिएशन बनाने और क्रियात्मक कार्रवाई करने के लिए, सुरक्षा के लिए, ये सभी चीजों का प्रावधान किया गया है। उसके बाद जो कहा गया है चौथे पॉइंट में आप देख सकते हो कि अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्या कहा गया है कि पर्याप्त उनको ये सेफ गार्ड की बात कही गई है, यानी सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। पांचवा पॉइंट जो आप देख सकते हो कि गणतंत्र के क्षेत्र में अखंडता बनाए रखने के लिए कहा जाता है कि सभ्य देशों के कानून के अनुसार भूमि, समुद्र और हवा पर संप्रभु अधिकार की बात करी गई है, यानी संप्रभुता की बात कही गई है। और इसी के आधार पर आप ये भी देख सकते हो कि लास्ट पॉइंट में लिखा गया है कि दुनिया में उचित सम्मानित स्थान पाने के लिए, विश्व शांति और बढ़ावा देने के लिए मानव जाति के कल्याण में अपना योगदान करेगा। यानी कहा जाता है कि अपना प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर मैनकाइंड, यानी कहने का मतलब यही है कि मानव जाति के कल्याण के लिए और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए मानवों को दुनिया में एक उचित सम्मान पाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं थी। तो प्रियम्बल्स जो यही कहा जाता है कि प्रियम्बल्स के विषय में कहा जाता है कि प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्य, लक्ष्यों, आदर्श, उसके आधारभूत सिद्धांतों से है। संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। संविधान की प्रारूप समिति ने इस प्रारूप पर विचार किया, इसमें आवश्यक संशोधन करके संविधान सभा के कार्यों के आखिरी चरण में इसे पारित किया गया ताकि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। प्रख्यात न्यायविद, संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, यानी प्रियम्बल्स जो होता है ये संविधान का परिचय पत्र है। अब ये आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज संविधान, तो संविधान में कहा जाता है कि संविधान, आप देखोगे कि प्रियम्बल्स इज एंड इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच स्टेट एंड रीजन द गाइड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Significance of the preambles: the term sovereign, socialist, secular, democratic republic in the preamble suggest in the nature of state। प्रस्तावना एक संविधान में परिचयात्मक बयान है जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है। प्रस्तावना का महत्व प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, राज्य की प्रकृति का सुझाव देता है। यानी कहने का मतलब यही होता है कि प्रस्तावना एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है कि परिचयात्मक कथन है या बयान है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है। कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है कि किस तरीके से हमारा शासन व्यवस्था होगा। प्रस्तावना का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस देश में संप्रभुता की बात करी जाती है, समाजवादी की बात कही जा रही है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही जा रही है, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही जा रही है और राज्य के प्रकृति का भी
निश्चय किया जाता है, तो वही प्रियम्बल्स है। यानी प्रस्तावना, अभी मैंने बताया कि प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ ही होता है भूमिका एवं प्रारंभिक परिचय। अब है टेस्ट ऑफ द प्रियम्बल्स। टेस्ट ऑफ द प्रियम्बल्स का मतलब होता है हम ये उसकी भाषा शैली क्या है। और भाषा शैली की अगर बात करें, ये आप देखोगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया or having solemnly resolved and constituted into the sovereign socialist secular democratic republic and secure to all citizen। उसके बाद कह रहा है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल होना चाहिए। लिबर्टी क्या होना चाहिए? थॉट एक्सप्रेशन, ये बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होना चाहिए। इक्वालिटी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में होनी चाहिए। प्रमोट ऑल, ये कहता है कि प्रमोट अमंग द ऑल। उसके बाद फर्टेनिटी कहा जाता है कि डिग्निटी और इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बताता है। और इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा जाता है 26 नवंबर 1949 को यह इसे एडॉप्ट कर लिया और इसका कुछ पार्ट इंप्लीमेंट भी किया। अब देखोगे हिंदी में लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात करता है। समानता प्राप्त करने के लिए कहता है। और उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा ने आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया? अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित कर लिया और आत्मार्पित कर लिया। मतलब इसको हम स्वीकार भी कर लिए, उसको हम एक्ट के रूप में फॉर्म भी कर लिए और सभी को आत्मार्पित भी कर लिए, हम इसको स्वीकार भी किए। तो कहने का मतलब होता है कि भारत के संविधान है ये कुछ लाइनों की है, लेकिन अगर इसकी मीनिंग देखा जाए तो बहुत बृहद स्तर पर देखा जा सकता है। और इसी के आधार पर पूरे संविधान की रूपरेखा तय की गई। और इसी संविधान की रूपरेखा तय करने के लिए आपको पता भी होगा कि संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति जो है, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना का कोई भी संशोधन केवल आर्टिकल 368 के अधीन ही हो सकता है। और प्रस्तावना में केवल 42 अमेंडमेंट में 1976 में ही एक कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। और इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि संविधान के मुख्य पार्ट हैं। और आप देखो कि प्रियम्बल्स की जो वी द पीपल जो लिया गया था वो यूएसए से लिया गया है। और सोवरेन की बात है वो आयरलैंड से लिया गया है। अब जस्टिस की बात करता है तो जस्टिस आप देखोगे कि यहां हम क्या करें कि ये जस्टिस है, ये जस्टिस की जो बात करते हैं तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जस्टिस हमको कहां कहां मिलना चाहिए? सोशल मिलना चाहिए, सामाजिक रूप में मिलना चाहिए, आर्थिक रूप में मिलना चाहिए और राजनैतिक रूप में मिलना चाहिए। लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं, तो लिबर्टी में किन की बात करता है? ये थॉट की बात करता है, एक्सप्रेशन की बात करता है, बिलीफ की बात करता है, फेथ की बात करता है, वर्शिप की बात करता है। और इसी में आप देखोगे कि वर्शिप की बात करता है। उसके बाद इक्वलिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात होती है। अब आपको ध्यान देना कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी यानी कि आपकी, अगर हम बात कर लें कि इक्वालिटी, तो जस्टिस की बात है तो सोशल और इकोनॉमी और पॉलिटिकल की बात कहा गया। लिबर्टी में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की बात करता है। इक्वालिटी में स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। और 42वें संविधान संशोधन में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी शब्द जोड़ा गया। तो ये बहुत प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी किस अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान के प्रियम्बल्स में जोड़ा गया था। तो यह बेसिकली क्या है? 42 अमेंडमेंट ये, और ये 1976 में अमेंडमेंट किया गया था और इसको जोड़ा गया था। तो इसी के आधार पर अगर हम बात करें कि वी द पीपल, ये यूएसए से लिया गया है, सोवरेन आयरलैंड से लिया गया है, और जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी की बात करते हैं। तो आप ध्यान देना कि ये अगर हम शब्दों का उपयोग किए गए हैं तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है
जो लोकतंत्रात्मक होता है उसमें ये सारे होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी आई, इक्वालिटी आई या फर्टर्निटी आई। ये जो होती है फर्टर्निटी आई, और उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन से पॉलिटिकल और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कही गई है, और रशियन रेवोल्यूशन से इकोनॉमी इक्वालिटीज की बात कही गई और बंधुत्व की। तो ये प्रियम्बल्स में इतने शब्दों की बात कही गई है, और इसी के आधार पर पूरा संविधान की यह पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। और नो डाउट ये अगर हम बात करें तो प्रियम्बल्स यह संविधान का एक ऐसा भाग है जिसको हम केवल प्रियम्बल्स पढ़ के हम ये पता कर सकते हैं कि आखिरकार भारतीय संविधान में क्या है। और सही कहो तो यह फिलोसफी है, प्रियम्बल्स जो होता है पूरा संविधान की फिलोसफी है, और उसमें इस फिलोसफी में यही बताया गया है कि हमारा संविधान का रूपरेखा कैसा होगा, हमारा यहाँ का जुडिशियरी कैसा होगा, और एग्जीक्यूटिव कैसा होगा, लेजिस्लेटिव कैसा होगा। इन सारी चीजों में एक बड़ा अद्वितीय संगम है जिसको कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंग्रेडिएंट ऑफ प्रियम्बल्स, यानी संविधान के तत्व कौन कौन से हैं, यानी संविधान के प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं। तो ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चार प्रकार के तत्व हैं। तो प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना के चार मुख्य तत्व हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत का मतलब ये कहता है कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों में शक्ति अधिकृत करता है, यानी कहने का मतलब यही होता है कि भारत का संविधान का मेन जो सोर्स है, अधिकार का मेन सोर्स है, भारत की जनता है, वी द पीपल है, मतलब हम भारत के लोग। उसके बाद भारत की प्रकृति की अगर बात करते हैं, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करते हैं, तो यह कहता है कि यह घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। यानी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करते हैं तो यह कैसा देश होगा, यह एक संप्रभु होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। इस तरह के भारत एक ऐसा देश होगा जहां संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, तो न्याय, स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व संविधान का मुख्य उद्देश्य है। न्याय का मतलब होता है, न्याय कितने तरह का अभी आपने देखा, न्याय आपने अभी देखा, न्याय कितना, ये तीन तरह के, जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय, अगर हम बात करते हैं आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो न्याय कितने तरह के होने चाहिए, न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता, लिबर्टी मतलब थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात करता है। और तीसरा अगर हम बात करें इक्वालिटीज की बात करता है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करता है, और आपका बंधुत्व की बात करता है। और कहा जाता है कि 26 नवंबर 90, ये आप कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली जो थी 26 नवंबर 1949 को इस तिथि में आपने प्रियम्बल्स पढ़ा तो उस तिथि को क्या किया, आत्मार्पित कर लिया। उसी दिन हम भारत के संविधान को स्वीकार कर लिए थे, और संविधान को स्वीकार करने के बाद आप देखेंगे कि संविधान के स्वीकार कर लिए, और उसी के साथ आपको पता भी होगा कि कुछ आर्टिकल उसी दिन इंप्लीमेंट कर दिए गए, और फिर हम 26 जनवरी 1950 को पूरी भारत वर्ष में पूरी तरीके से संविधान को इंप्लीमेंट कर दिया गया। इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या संविधान का प्रस्तावना भाग है, या ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आप देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस असेंबली वाज द इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को बनाया गया था, और यह संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था थी। ये क्या, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, अप्रत्यक्ष रूप से क्या थी, निर्वाचित संस्था थी। इट हैड लेड डाउन सर्टेन आइडियाज इन द इंक्लूडेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। These ideas included commitment and democracy, guarantee to all people of the India justice, equality and freedom.
इसने संविधान में शामिल किए जाने वाले कुछ आदर्शों को निर्धारित किया गया था। इन आदर्शों में लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, लोक कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, और गारंटी टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, यानी भारत के सभी लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता शामिल की गई। और इट इज आल्सो प्रोक्लेम्ड दैट इंडिया विल बी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और यह भी घोषणा किया गया है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बिगेन प्रिबल, और भारत का संविधान किससे शुरू होता है? प्रस्तावना से शुरू होता है। और ये जो प्रियम्बल्स कंटेन आइडिया, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारे संविधान के विचार के, उनके उद्देश्य को और इसके मुख्य संकल्पना को बताता है। द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव फ्लो फ्रॉम द प्रियम्बल्स। ये संविधान जो है, संविधान के प्रस्तावना में आदर्श, उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांतों को शामिल किया गया है। संविधान की मुख्य विशेषता उन उद्देश्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकसित हुई है जो प्रस्तावना में प्रवाहित है या प्रस्तावना में दिया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि क्या संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है कि नहीं है। आगे हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे और इस पे बहुत सारे केसेज है, उन केसों के आधार पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर में क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है कि नहीं है। लेकिन इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का ही एक पार्ट है। अब उसमें देखोगे कि मेजर केसेज कौन कौन से आए थे। तो मेजर केसेज की अगर हम बात करें, ध्यान देने कि मेजर केसेज कौन कौन से आए थे। प्रस्तावना संबंधित, प्रस्तावना के निर्वचन एवं संशोधन से जुड़े कुछ केसेज आए थे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेरुबारी संघवाद। यानी बेरुबारी संघवाद का मतलब ये 1960 में आया और इसमें उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, यानी इसमें जो चीजें हैं उसमें पूरी तरीके से ये शामिल किया गया है। अतः यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की समझने की एक कुंजी है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी बेरुबारी का इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब दूसरा जो केस आया, गोलकनाथ केस जो आया 1967 में आया, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध है, वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यानी इसमें गोल मटोल बातें कही गई और इसमें यह कहा गया कि भारत के संविधान की जो गोलकनाथ बनाम गोलकनाथ केस जो आया था उसमें इस तरह की बातें कही गई कि भाषा अस्पष्ट है और संदिग्ध है। उसके बाद जो केशवानंद भारती जो 1973 में आया था, इसका सही कहो तो ये ब्रॉड माइंड कंसेप्ट था और उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी संघवाद में दिए गए स्वयं के निर्णय को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ध्यान से समझना आप लोग कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है। वहां न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद आर्टिकल 368 के तहत इसका संशोधन भी कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना में निहित मूल ढांचा जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट व्यू था। ब्रॉड व्यू के अनुसार या ब्रॉड डिसीजन था। केशवानंद भारती जो केरल बनाम केरल राज्य जो आया था 1973 में, उसमें यह कहा गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और आर्टिकल 368 के द्वारा संसद उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। और ध्यान देना, अमेंडमेंट तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा को संशोधित नहीं कर सकता है। और इसी आधार पर आपको पता भी होगा
कि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1960 बेरुबारी केस को खुद ही पलट के इन्होंने यह डिसीजन दिया था। फिर उसके बाद एक केस आया था रघुनाथ राव बनाम भारत संघ 1993 में। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित कुछ बातें कही गई थी, और निम्नलिखित बातें को कौन कौन सी बातें कही गई थी? प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, यानी पावर का सोर्स नहीं है। विधि की शक्ति का स्रोत अनुच्छेद ही हो सकता है, कोई अनुच्छेद ही हो सकता है, यानी आर्टिकल्स हो सकता है। प्रस्तावना विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत नहीं है। ये कहा गया है कि प्रस्तावना विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के जितने भी पावर है उस पर बैन नहीं कर सकता है, किसी तरीके से बैन नहीं किया जा सकता है। और जो लास्ट वाले, जो इसमें लास्ट पॉइंट जो बताया गया था, संविधान के संदिग्ध और द्व्यर्थी उपबंधों को अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। इससे ये कहा गया है कि प्रस्तावना जो है बेसिकली समझने के लिए, भारत के संविधान समझने के लिए काफी उपयोगी है। लेकिन आरएस बम्बई केस में क्या कहा गया कि जो 1994 में आया था, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनरावलोकन भी इसी मौलिक संरचना में सम्मिलित है। तो यह भी कहा जाता है कि 1994 में जब आरएस बम्बई केस आया था, उसमें एक ब्रॉड कंसेप्ट में, एक बृहद स्तर पर यह डिसीजन था, और उसमें यह बताया गया है कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन इसी मौलिक संरचना में भी सम्मिलित है। जिस तरीके से मौलिक संरचना में प्रजातांत्रिक और ये सारी चीजें सम्मिलित है, उसी तरीके से प्रस्तावना भी शामिल है। लेकिन आप देखोगे इसमें भी कहा गया कि संविधान क्या है? संविधान, प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। उसके बाद LIC वर्सेज आपका इंडिया केस में जो आया था, उसमें प्रस्तावना में कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया। उसमें कहा जाता है कि जैसे संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये क्या क्या गया है कि इसकी ये सारी बातें कही गई हैं। और इसमें ये कहा गया है, खासकर LIC ऑफ इंडिया बाद में 95 में आया गया था, तो उसमें यह बताया गया था, उच्चतम न्यायालय ने पुनः व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, इंटरनल मैटर है। यानी इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि क्या संविधान में प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। तो इन केस के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान जो है, संविधान में जो प्रस्तावना दिया गया है उसमें क्या है कि उसका वो भाग है, यानी उसका पार्ट है। तो अब आपसे इस पे प्री पॉइंट ऑफ और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किस केस में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक भाग माना गया है। इसमें 2-3 दे देगा, बेरुबारी केस, गोलकनाथ और केशवानंद भारती, रघुनाथ राव और आस बम्बई और LIC इंडिया, ये पांचों दे देगा। और पांचों देने के बाद क्या कहेगा? आपसे कहेगा कि ABC सही है, BCD सही है, इस तरीके से। तो आपको ये ध्यान देना कि बेरुबारी केस में क्या हुआ था? नो, मतलब नहीं, ये संविधान का पार्ट नहीं है। गोलकनाथ में भी नहीं की बात कही गई, रघुनाथ राव में भी नहीं कही गई, लेकिन केशवानंद में एक ब्रॉड और RS बम्बई, और इसमें कहा गया है कि यह LIC ऑफ इंडिया में तो ये कहा गया है कि संविधान में प्रस्तावना जो है संविधान का एक आंतरिक भाग है। दूसरा क्या है? केशवानंद भारती बनाम एक अभिन्न अंग है। और ये एक कहा भी है 300 संसद को ये राइट भी दिया गया 368 के अनुसार क्या कर सकता है कि उसमें संशोधन भी कर सकता है, लेकिन कंडीशन एक लगाया गया है कि मौलिक ढांचा को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। अब होता है कि कीवर्ड ऑफ द प्रीएम्बल्स, जो भारतीय संविधान में कहा यू द पीपल, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी।
इसका जो हो गया, इसका हम लोग आज के डेट में रिलेवेंसी भी देखेंगे, इसकी प्रासंगिकता भी देखेंगे, और बेसिकली क्या है कि इन शब्दों को किस सेंस में यूज किया गया है उसको एक एक शब्द करके हम लोग देखते हैं। तो कीवर्ड ऑफ द प्रीएम्बल्स में सबसे पहले वी द पीपल। वी द पीपल का मतलब होता है द ओपनिंग एंड लास्ट सेंटेंस द प्रीएम्बल्स वी द पीपल की चर्चा किया गया है। उसमें कहा गया कि अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव द ओवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंस पावर एंड पावर इज अल्टीमेटली वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल। यानी कहने का मतलब इसमें यही बताया गया है कि प्रस्तावना के शुरुआती और अंतिम वाक्य में हम लोग, हम भारत के लोग या हम लोग इस संविधान को अपनाते हैं और लागू करते हैं और खुद को देते हैं और दर्शाते हैं कि ये जो सत्ता जो है, ये पावर जो है वो आम जनता के बीच है। यानी कि जो भी भारत में संविधान में या जो भी भारत की शक्ति है वो आम जनता में निहित है। उसके बाद सोवरेन की बात करते हैं। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, और सोवरेन द टर्म सोवरेनिटी रिफर टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। यानी संप्रभुता शब्द का अर्थ किसी राज्य के स्वतंत्र अधिकार से है। ठीक है, तो सोवरेनिटी का मतलब क्या हो गया, किसी राज्य के स्वतंत्र अधिकार से है। इट मीन्स द स्टेट ऑफ पावर लेजिस्लेचर ऑन एनी सब्जेक्ट and that it is not subject to the control and any state external power। इसका मतलब यह है कि राज्य के पास किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति और किसी भी राज्य या उसके अधीन काम करने की भी स्थिति है। बाहरी ताकतों को इन्होंने क्या कहा है कि दूर रखा है। कहने का मतलब होता है, सोवरेनिटी का मतलब ही होता है, सोवरेन का मतलब ही होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ही होता है। इसे स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं, वो अपनी आंतरिक और बाह्य विदेशी नीति निर्धारित करेगा, और यही नहीं, किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं संधि करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। इसकी संप्रभुता जनता में निहित है। इसकी संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। और ये आप कह सकते हैं प्रीएम्बल्स ऑफ इंडिया इम्प्लाइज दैट द नाइदर इंडिपेंडेंस, ये किसी भी तरीके से क्या करता है, फुल्ली इंडिपेंडेंट के अथॉरिटी ऑफ पीपल एंड कंडक्ट ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स, क्या कर सकता, पूरी तरीके से हम स्वतंत्र। उसमें 1949 में एक केस आया था कि इनकी संप्रभुता जनता में निहित है। राष्ट्र कुल की सदस्यता भारत की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि वह पूर्णतः स्वैच्छिक है। ये कहा गया है कि कॉमनवेल्थ नेशन 1949 में क्या किया गया था कि भारत ने उसकी सदस्यता लिया था। और कॉमनवेल्थ आपको पता भी होगा कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उन्हीं का एक मेंबर का एक ग्रुप है। तो ये जो 1949 में, तो ये बहुत सारे लोग हैं कि क्या हमारी सोवरेनिटी, उस पर सोवरेनिटी पे प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया। तो ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम कॉमनवेल्थ नहीं, किसी भी दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकते हैं, वो स्वैच्छिक है। चाहे तो हम बन सकते हैं, चाहे तो हम नहीं बन सकते हैं। तो इसमें इस तरह की बातें कही गई थी। उसके बाद 1949 में यह बातें कही गई कि राष्ट्रमंडल में अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने के लिए भारत की घोषणा की कि किसी भी तरीके से संप्रभुता को प्रभावित नहीं करेगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि दिस डिक्लेरेशन इट एक्स्ट्रा लीगल एंड देयर नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द वॉलंटरी डिक्लेरेशन एंड इंडिकेट फ्री एसोसिएशन, नो ऑब्लिगेशन, दिस इज एसोसिएशन एंड ऑनरेबल एसोसिएशन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट। यह घोषणा अतिरिक्त कानून और भी कोई नहीं है। संविधान में यह उल्लेख किया गया कि यह स्वैच्छिक घोषणा है और यह स्वतंत्र संघ को इंगित करता है। कोई दायित्व नहीं है। यह संघ राज्य या संघ स्वतंत्र राज्यों के बीच एक सम्मानजनक संघ की बात करने की बात करता है। यह सोवरेन की बात करता है कि मतलब जितनी हमारी यूनियन टेरिटरीज है, और टेरिटरीज जो है उस टेरिटरी में हम पूरी तरीके से स्वतंत्र है किसी भी काम के लिए। मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद जो कहा गया था कि it accepted the crown of England only and symbolic head and commonwealth and giving the claim of the allegation। ये जो होता है एलायंसेस सिटीजन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सप्लेन्ड, यह केवल राष्ट्रमंडल के प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में इंग्लैंड के जो क्राउन जो थे
उनको स्वीकार किया था। नहीं होने पर भारत के नागरिकों का निष्ठा का दावा है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझाया था, क्या समझाया था कि इट इज एग्रीमेंट बाय फ्री विल। फ्री विल का मतलब होता है मुफ्त की इच्छा का यह समझौता है, टू बी डिटरमाइंड बाय फ्री विल, और जिसे स्वतंत्र इच्छा द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यह मुफ्त की इच्छा से एक समझौता है जिसे स्वतंत्र इच्छा द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो सोवरेन का मतलब ही यही होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात कहें तो सोवरेन का मतलब होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल हम काम करने के लिए पूरी तरीके से सोवरेन है। अब होता है कि सोवरेनिटी और ग्लोबलाइजेशन, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और वैश्वीकरण में कुछ क्या रिलेशंस हैं, और क्या कहीं हमारी सोवरेनिटी ग्लोबलाइजेशन से हैम्पर तो नहीं हो रही है। तो कहा जाता है इंडिया आज ऑलवेज हैव बीन सपोर्टर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। भारत हमेशा से ही अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का समर्थक रहा है। इट इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। It has also actively participated in evolution international law. इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के विकास में सक्रिय रूप में भाग लिया। Does this compromise sovereignty our nation? क्या यह हमारे देश की संप्रभुता से समझौता करता है या नहीं? अगर करता है तो किस तरीके से? तो आप देखें, It has to be realized the sovereignty is a legal fiction in ये practice it is often compromised। ये कहने का मतलब ये है, यह महसूस किया जाना चाहिए कि संप्रभुता एक कानूनी कल्पना है। व्यवहार में अक्सर यह समझौता किया जाता है। व्यवहार में क्या अक्सर क्या कहता है कि ये इन प्रैक्टिस इज ऑफन द कॉम्प्रोमाइज्ड। व्यवहार में अक्सर यह समझौता कहा जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन, क्या कहते हैं, बिटवीन एक्स एंड वाई कंट्री। एक्स यानी मतलब इंडिया एंड अदर कंट्री। तो वहां एक समझौता की बात करती है, और ये कहा जाता है, यह महसूस किया जाना चाहिए कि संप्रभुता एक कानूनी कल्पना होती है। यह कहा गया कि सोवरेनिटी इज ए लीगल फिक्शन, यह कल्पना है, और इनको क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज के रूप में कहते हैं। हाउएवर द व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सोवरेनिटी नीड टू रिविजिटेड। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डिल्यूशन एंड डिल्यूशन आप क्या कहते हैं सोवरेनिटी, बट मॉडिफिकेशन ऑफ द मैनर इन विच सोवरेनिटी एक्सरसाइज ग्लोबलाइज्ड एंड रिक्वायर मोर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोवरेनिटी। हालांकि यह विचार की वैश्वीकरण संप्रभुता को कम करता है। यह आपको साबित भी करता है कि वैश्वीकरण जो है वो संप्रभुता को कम करता है। फिर हमें यह देखने की जरूरत है कि वैश्वीकरण संप्रभुता को अगर कमजोर करता है, या वैश्वीकरण संप्रभुता को कमजोर करना नहीं है, बल्कि संप्रभुता के तरीके का एक संशोधन है। वैश्वीकरण को संप्रभुता के अधिक जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता है। कहने का मतलब आप इस तरीके से समझे कि ग्लोबलाइजेशन और सोवरेनिटी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सोवरेनिटी से हम क्या करते हैं कि स्वेच्छा से हम किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, चाहे इकोनॉमी चाहे ये, और ग्लोबलाइजेशन हमें ये रास्ता देता है। यानी ग्लोबलाइजेशन हमारी सोवरेनिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और वो किसके माध्यम से, वैश्वीकरण के माध्यम से। अब उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू द इंश्योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन इंटरनेशनल स्फीयर एंड विजिलेंट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये कहने का मतलब होता है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता निश्चित करना जारी रखती है, और भारत के लोगों के हितों की रक्षा करने में हमेशा सतर्क रहती है। और यही नहीं,
अभी कुछ दिन पहले डब्ल्यूटीओ ने जिस तरीके से फूड सब्सिडी को लेकर जिस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमें किसी न किसी तरीके से कहा जाए कि सोवरेनिटी को कमजोर कर रहा था, तो ऐसा एक मुद्दा था कि अगर इस तरीके से, और केवल डब्ल्यूटीओ की बात नहीं करें, अगर हम वर्ल्ड के जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं हमारी सोवरेनिटी को किसी न किसी वे में क्या करता है कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करने की बात करता है, और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हम करते भी हैं। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि अब इस पे एक मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बना भी है और बन भी सकता है कि संप्रभुता, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और वैश्वीकरण में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या वैश्वीकरण हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को किस प्रकार से कम करता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सोवरेनिटी और ग्लोबलाइजेशन में एक रिसेंट में मुद्दा, आगे डब्ल्यूटीओ की बात नहीं करते, वर्ल्ड बैंक की भी बात कर सकते हैं, आईएमएफ की बात कर सकते हैं, और विश्व के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में हमारे संप्रभुता को, सोवरेनिटी को कम करते हैं। अदरवाइज, लेकिन ध्यान देना कि सोवरेनिटी किसी के कम करने से नहीं, वो भारत की स्वेच्छा और इच्छा पर निर्भर करता है कि किस तरीके से, जिसको हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं, वो बायलैटरल भी होता है, मल्टीलैटरल भी हो सकता है, और ग्रुप के द्वारा भी हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोवरेनिटी हमारी किसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन से कम नहीं हुआ है। उसके बाद सोशलिस्ट की बात करते हैं, जिसको हम लोग समाजवाद। The Constitution had a socialist content form of the certain directive principle और state policy article, ये दे स्पेशली आर्टिकल 39B और 39C even before the term of edit in 1976। कहा जाता है कि जो सोशलिस्ट शब्द जो जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन इससे पहले अगर हम आर्टिकल 39 की बात करें और 39B और C की बात करें, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व में यह सोशलिस्टिक कंसेप्ट था, सामाजिक संकल्पना हमारे थी, और उसी का देन है कि ये कहा भी जाता है कि सामाजिक संकल्पना या परिकल्पना किया गया था। भारतीय संविधान राज्य समाजवाद को समान योजना नहीं, जिससे उत्पादन के सभी साधनों को राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। उन्होंने ये भी कहा था कि नेशनलिज्म, ये जो नेशनलाइजेशन, ये उसके मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द एबोलिशन प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा भी था कि भारतीय संविधान राज्य साम्राज्यवाद की सामान्य योजना नहीं थी, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को राष्ट्रीयकरण और निजी संपदा को, यानी निजी संपत्ति को उन्मूलन शामिल किया, यानी नेशनलिज्म को प्रमोट, राष्ट्रीयकरण को ज्यादा से ज्यादा, उत्पादन के सभी साधनों पर राष्ट्रीयकरण की बात करी थी, और निजी संपत्ति पर, यानी निजी संपत्ति को उन्होंने एबोलिश किया था, प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट संपत्ति को एबोलिश करने की बात करी थी। इससे कहने का मतलब होता है, समाजवाद का मतलब होता है सभी को समान रूप से सारी चीजें डिफाइंड हो, और इसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सोशलिस्ट। अब उसके बाद कहता है, इंस्टीड द इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फेबियन, it is the peaceful and gradually transformation the society and participation with the state are not against of the state। कहा जाता है इसके बजाय भारतीय समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कि फेबियन वाद से प्रभावित है। अब आपको शब्द, एक नया शब्द हो गया कि फेबियन शब्द क्या होता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता ही है कि ये भागीदारी और यह राज्य की भागीदारी में समाज को एक शांतिपूर्ण क्रमिक परिवर्तन, और यह राज्य के खिलाफ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का मतलब होता है कि प्राइवेट और पब्लिक मिलके काम करेंगे। और थॉट द वर्ड सोशलिज्म में बी सीम द, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व एंड प्रिंसिपल एम, एंड इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसाइड कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सोशलिज्म शब्द जो सोशलिज्म शब्द को परिभाषित किया, और हमारे सुप्रीम कोर्ट का मानना था इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आय और स्थिति में असमानता को खत्म करें, और आय और स्थिति को, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम और स्टेटस को क्या करें, उसको खत्म करना है, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन स्तर को क्या करना है, एंड प्रोवाइड टू डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ एंड वर्किंग पीपुल, और क्या करना है, एक
जीवन स्तर और कामकाजी लोगों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सीक द एबोलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर बट सीक टू पुट अंडर द रिट्रेंस so that it may be used the interest of nation which include uplifted of poor। कहने का मतलब यही है कि भारतीय संविधान इसलिए निजी संपत्ति को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इसे संयम लाने को चाहता है, यानी एक रेगुलाइज करने की बात करना चाहता है, ताकि इसका उपयोग राष्ट्र के हितों में किया जा सके, जिसमें गरीबों का उत्थान भी शामिल है। यानी हमारा सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि किसी भी तरीके से इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति क्या होगा बिजनेस करके खूब करोड़पति और एक व्यक्ति है कि, तो ये इस तरह की चीजें नहीं हो। प्राइवेट को भी हमें कंट्रोल करने की बात करी गई और इस तरीके से आप देखोगे कि पुअर को अपलिफ्टमेंट कराने की बात करी गई थी, जिसमें गरीबों का उत्थान भी शामिल है। इंस्टीड ऑफ टोटल नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्री इट वेसेड मिक्स्ड इकोनॉमी, ध्यान देना है, बात आ गई मिक्स्ड इकोनॉमी की, बट एम ऑफ ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल ऑफ द एबोलिश एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। सभी संपत्ति और उद्योग के कुल राष्ट्रीयकरण के बजाय यह एक मिश्रित व्यवस्था अर्थव्यवस्था की बात कल्पना की गई, लेकिन इसका उद्देश्य सभी को समान अवसर और निहित स्वार्थों को समाप्त करना था। यहाँ समान अवसर की बात करते, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कहा गया है और कहा गया है कि निहित स्वार्थ को समाप्त करना है। वेस्टेड इंटरेस्ट यानी खुद निहित जो अपना खुद का स्वार्थ है उसको एबोलिश करना, उसको समाप्त कर देना है। तो सोशलिस्ट का मतलब ही होता है कि ध्यान देना कि सभी को समान रूप से सभी चीजों का समावेश हो, और इसी के आधार पर ध्यान देना ये 76 में जोड़ा गया था, लेकिन 39B और 39C में ऑलरेडी पहले से ही ये सारी चीजों को परिभाषित किया गया था। और इसी परिभाषा के एक आधार पर हम देखेंगे, हाउएवर वी सम द आर्ग्यू एंड इंडियन स्टेट डिपेंड पाथ ऑफ द सोशलिज्म। अगर इसमें यह भी कहा गया कि हालांकि कुछ लोगों ने तर्क दिया कि भारतीय राज्य अपने समाजवाद से मार्ग से भटक रहा है, ठीक है, कुछ लोगों का यह कहना था कि हम सोशलिस्ट जो समाजवाद है उससे हम भटक गए हैं। द फॉलोइंग हैव बीन ये साइटेड रीजन एंड बिहाइंड द आर्गुमेंट। इस तर्क के पीछे निम्नलिखित कारणों को उन्होंने दिया कि अगर हम अपने सोशलिस्ट कंसेप्ट से पीछे हट गए हैं तो इसका मतलब क्या है। तो कहा जाता है कि एडॉप्शन ऑफ द न्यू लिबरल इकोनॉमी पॉलिसी। न्यू लिबरल इकोनॉमी पॉलिसी का मतलब होता है नव उदारवी आर्थिक नीतियां। आपको पता भी होगा कि 1991 में द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये कहा जाता है कि जब से 1991 में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण और निजीकरण, उदारीकरण जब हुआ तो भारतीय राज्य के समाजवादी रियल में जो साख था उसको कमजोर किया है। और इस पे मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है कि क्या वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने हमारे समाजवाद को कमजोर किया है, और अगर कमजोर किया है तो क्या। अभी आपने देखा कि समाजवाद का मुख्य कंसेप्ट यही होता है कि समाज में इक्वालिटीज लाना, लेकिन निजीकरण जब आएगा, निजीकरण होगा, उदारीकरण होगा। उदारीकरण का मतलब होता है लिबरल, और लिबरल होने का मतलब ही होता है कि अगर किसी के प्रति उदार रहोगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा छूट दोगे तो वो डे बाय डे उस बढ़ेगा। और एमएनसी आई, मल्टीनेशनल कंपनियां आई भारत में। जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ तो एमएनसी बहुत आई, उनको हम स्पेशल प्रिविलेज दिए। और स्पेशल प्रिविलेज देने का मतलब होता है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि जो सेल्फ इंटरेस्ट की चीजें हो उनको, निजीकरण को बढ़ावा नहीं देना। और यहां क्या हो गया कि निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिसके आधार पर हमारा जो मेन कंसेप्ट था कि इक्वालिटीज लाने के लिए पुअर जो लोग हैं उनको, गरीब लोग हैं उनको उत्थान, सामाजिक और राजनैतिक और आर्थिक एक रूपता और सामंजस्यता और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन 1991 के बाद जो आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में हमारे समाजवाद को कमजोर किया है। इन 1991 also trend of the has been socialism and privatization, investment, many public enterprises at
आप देखोगे कि प्राइवेट पर्सन एंड इंडस्ट्री सर्विस विच रिवर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज, इस तरीके से भी ना तो हमारा मेन कंसेप्ट क्या हो गया, खत्म होने लगा। ग्रोथ और रिफॉर्म 1991 में यह बात करी गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मीनिंगफुल जॉब क्रिएशन। और ये कहा भी जाता है कि 1991 के बाद प्रवृत्ति जो हमारी बढ़ी थी समाजवाद से निजीकरण तक दूर रही है। कई सार्वजनिक उद्यमों को निवेश से निजी व्यक्तियों को कई उद्योगों और सेवाओं के पक्ष में विभाजित किया गया, जो सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे निजी उद्यमों के लिए खुला रखा गया। और जो 1991 के दशक के बाद जो सुधार किया गया उसमें राज्य अंतरराज्य के में विषमता बढ़ा दिया। और यह विषमता को बढ़ाने का मतलब यही था कि रोजगार क्रिएशन जहां होनी चाहिए उतना नहीं हुआ, वहां बेरोजगारी बढ़ी। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो भारतीय राज्य समूह, तो भारत के जो इंडियन स्टेट हैज फिल्ड द इंड मास पॉवर्टी। और कहा जाता है कि भारतीय राज्य सामूहिक गरीबी को समाप्त करने में क्या हो गया था, ये भारत का कंसेप्ट यही था कि भारत पूरी तरीके से गरीबी को समाप्त करेगा, लेकिन इस प्रथा से गरीबी समाप्त नहीं हुई। अब उसके बाद क्या कहा गया, however the should the noted development have been keeping under ये wide world trend after the collapse of the socialism USSR East European country, also the ये constitutional obligation pay the ये compensation to the private owner state acquisition and taken a repealing of 1931 and 44 amendment 1978 limitation of new liberal economy model being realized and ideal inclusive growth has been ये brought big and into full policy making। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए इस पूरे अगर पूरे सेंटेंस में आप देखेंगे, हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विकास यूएसएसआर, जो यूएसआर जिसको रशिया कहते थे, और पूर्वी यूरोपियन देशों में समाजवाद के पतन के बाद, ये समाजवाद के जो क्या हो गया पूर्वी यूरोप में क्या हो गया था, पतन के बाद चलन में आया था। साथ ही राज्य के अधिग्रहण के निजी मालिकों को मुआवजे का भुगतान करने के संवैधानिक बाध्यता को हटा दिया गया। और संवैधानिक बाध्यता को हटाने के आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट, उसको हटा दिया गया। और 1978 में इस तरीके से किया गया। और जो नौ उदारवादी आर्थिक मॉडल जो थी उस सीमाओं में यह दिखाया गया कि समावेशी विकास को वापस लाया जा सकता है और यहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और सोशलिज्म का, सोशलिस्ट कंसेप्ट का मतलब यही था कि किसी न किसी वे में ये समानता की बात कही गई थी। अब सेकुलर की बात करते हैं तो सेकुलर द यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया प्रोफेसिंग एंड न्यूमरस फेथ हैज सीन आउट एंड अचीव्ड द इंसरिंग आइडिया एंड सेकुलर स्टेट। कहा जाता है कि भारत के लोगों की एकता और बंधुत्व कई धर्मों को मानते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य को एक आदर्श को सुनिश्चित करने के लिए हासिल करने की मांग की गई। भारत के संदर्भ में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करता और किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता है। और इससे 42वें संविधान संशोधन और 1976 में जोड़ा गया था। और आप देखें, इट इज वन ऑफ द growing achievement of the Indian democratic even her neighbor is Pakistan, Bangladesh, श्रीलंका, भूटान of hold particular religion है। ये कहा जाता है ये भारतीय लोकतंत्र की ऐसी शानदार उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है जिसके पड़ोसी देश आप देख सकते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बर्मा है, ये विशेष धर्मों को राज्य धर्म मानते हैं, विशेष धर्म को ही अपना राज्य धर्म मानते हैं, जबकि भारत में कोई राज्य का धर्म नहीं होता है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है किसी भी धर्म को। लेकिन ये भी कहा जाता है राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, अर्थात ये भी कहा जाता है कि राज्य सभी धर्मों को क्या करता है, समान रूप से क्या करता है, रेगुलाइज करता है। द रीजन ऑफ नेसेसिटी एंड सेकुलरिज्म इंडिया इज फॉलोइंग। अब ये कहा जाता है कि भारत में निरपेक्षता के आवश्यक कारण इस प्रकार से हैं। और किस प्रकार से है तो आप ये देखेंगे कि भारत में ये इंडिया इज हेट्रोजीनियस सोसाइटी, भारत में क्या है, एक विषम समाज है, यहाँ समाज भी अलग अलग है, उनके कल्चरल वैल्यूज अलग अलग हैं। द आइडिया ऑफ इंडिया एंड सेकुलर स्टेट हैज बीन चेंज बाय द स्टेट लाइक पाकिस्तान। जो कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के
विचार को पाकिस्तान जैसे राज्यों को चुनौती दी गई और ये कहा जाता है कि वहां धर्म के आधार पर क्या इट में भी सब्जेक्ट इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा टेररिज्म रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स, और ये धर्म के नाम पर क्या हो गया, ये प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा हो गया और जिसको टेररिज्म की बात करते हैं। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है और हमारे पड़ोसी आप देखोगे कि किसी एक ना एक धर्म से ये सारी चीजें हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग सेकुलरिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो कहा जाता है कि इंडिया जो इंडियन स्टेट हैज नो रिलीजन, यानी भारत के राज्य संघ की कोई बात नहीं करता है। अब बात ये कहता है कि भारत का कोई, आप देखोगे कि भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, तो अभी इसके कहा जाता है भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है। अब उसमें कहा गया कि ऑल सिटीजन इक्वल आई ऑफ द लॉ, यानी कानून के नजर में क्या है, कानून के नजर में सभी इक्वल है। और आर्टिकल 14 की बात करेंगे, आर्टिकल 15 की बात करेंगे, 27 की बात करेंगे, तो यह भी कहा जाता है कि कानून के नजर में सभी नागरिक समान है। और आर्टिकल 14, 15 और 17 राज्य की धर्मनिरपेक्षता के नेचर को बताता है। और आर्टिकल 15 में एक विशेष निर्दिष्ट भी, ये आर्टिकल 15 में स्पेशली इंस्ट्रक्शन दैट द स्टेट शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिटीजन ओनली ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये इसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, यानी उसमें रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि भेदभाव सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति देता है लेकिन केवल धर्म के आधार पर नहीं करता है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 25 से लेकर 28 तक यह कहता है कि सभी व्यक्तियों को गारंटी देता है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार में स्वतंत्र है। सभी धर्मों के प्रति राज्य और उसके संस्थानों की ओर से कड़ी निष्पक्षता का आश्वासन भी दिया गया है। टुवर्ड्स रिलीजन ये कहा गया है कि कोई आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, ये सभी जितने भी अगर धर्म की बात करते हैं तो उसमें यह अनुमति दी गई है कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने में। रिलीजन सबऑर्डिनेट, ये कहा जाता है सबऑर्डिनेट टू द स्टेट rather than state being subordinate to the religion. It also implied that state can be interfere in the religion affair for the purpose of social reform. राज्य, ये कहा जाता है कि धर्म राज्य के अधीन होने के बजाय धर्म राज्य के अधीन है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ध्यान देना, एक तरफ कहा जाता है कि सेकुलर है और दूसरी तरह कहा जाता है कि अगर सोशल रिफॉर्म करना है, सोशल रिफॉर्म करना, यहां कहा रहा है कि सोशल रिफॉर्म अगर करना है तो धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। जो एक तरफ हम लिबर्टी की बात करते हैं, लेकिन अगर वहां सोशल रिफॉर्म करने की आवश्यकता जहां पड़ेगी तो वहां ऑब्वियस है हम क्या कर सकते हैं कि हम धार्मिक मामलों में भी क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। The special feature of Indian secularism emerging and historical context is that the special protection guarantee and minorities and respect of the ये conservation and culture and tradition, ये ऐतिहासिक संदर्भ में भारतीय निरपेक्षता की एक विशेषता यह भी है कि अल्पसंख्यकों, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं के संरक्षण के संबंध में विशेष सुरक्षा प्रदान किया गया है। माइनॉरिटीज को क्या किया गया है, विशेष सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। और ध्यान देना, कभी कभी अदर एग्जाम में इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सीजीपीएससी में आप अगर पढ़ते हो तो उसमें आता है कि इनका टिप्पणी करें, शॉर्ट नोट्स करें, तो आप इसको बहुत प्यार से अच्छे शब्दों में आप लिख सकते हैं। अब है लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। विच प्रीएम्बल्स, ये कहा गया है कि प्रस्तावना की परिकल्पना केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से हुआ है, नॉट ओनली पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट बट आल्सो फॉर्म ऑफ द सोशल स्टैंड पॉइंट। ये कहा जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक की व्यवस्था किया गया है। इस प्रकार अगर कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन्फ्यूज्ड विद द स्पिरिट जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करता है कि यहाँ न्याय, समानता और बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर न केवल सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी परिकल्पना किया गया है।
ये परिकल्पना किया गया। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इन्वेस्ट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी, द पीपल ऑफ इंडिया एक्सरसाइज सोवरेनिटी थ्रू द पार्लियामेंट, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर इस स्टेट एंड बेसिस ऑफ ये एडल्ट फ्रेंचाइजी और रियल एग्जीक्यूटिव नेमली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ पार्लियामेंट। कहने का मतलब हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित जो सरकार का स्वरूप एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है और भारत के लोगों का प्रत्येक राज्य में केंद्र और विधानमंडल में संसद के माध्यम से संप्रभुता का प्रयोग करना, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। असली कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। संसद के प्रति क्या, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द पार्लियामेंट, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। Although there shall be an elected president and the union and governor nominated president and shall be neither and them exercise political function without advice and council of ministers। ये कहा जाता है मंत्री असली कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संघ के प्रमुख में एक निर्वाचित राष्ट्रपति और प्रत्येक राज्य के प्रमुख पर यानी राष्ट्रपति द्वारा नामित एक राज्यपाल होगा और दोनों में कोई भी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना किसी भी राजनीतिक कार्य का उपयोग नहीं कर सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होता है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल ये कहा जाता है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसमें ये कहा गया है, आप देख सकते हो कि एक्सेप्टिंग एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर एंड अथॉराइज एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्चार्ज एंड डिस्क्रिप्शन आर द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन कार्यों को छोड़कर जिन्हें राज्यपाल स्वयं अपने विवेक से या अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए संविधान द्वारा अधिकृत करते हैं, उसको छोड़ के हम बात करें। यहाँ संक्षेप में हम कह सकते हैं भारतीय संविधान को संक्षेप में निम्नलिखित परिकल्पनाएं की गई है और निम्नलिखित परिकल्पनाओं में क्या किया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल होना चाहिए, लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए यानी जिम्मेदार सरकार होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेचर यानी मंत्री परिषद की विधानमंडल के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और इसी के साथ आप देखें कि रिपब्लिक का मतलब ही होता है, ध्यान देना, गणराज्य। और डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी ये क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब 2 कैटेगरी में क्या हो गया, मोनार्की हो गया एंड रिपब्लिक हो गया। मोनार्की का मतलब ये होता है कि गणराज्य का मतलब यही कहा जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक राजनीति की 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक को राजशाही और दूसरे को गणराज्य कहते हैं। एक राजशाही में राज्य का प्रमुख आमतौर पे आप देखोगे कि राजा या रानी होते हैं। ये वंशानुगत स्थिति में को प्राप्त करते हैं, जैसे अगर आज के देश में देखें तो यूएसए और ब्रिटेन और जापान में इस तरह के हैं, जहाँ के राष्ट्रपति क्या होते हैं, जहाँ के जो क्राउन होते हैं, यानी कि यहाँ राजशाही है और यहाँ आज भी वंशानुगत है। इन रिपब्लिक ऑफ द हेड ऑफ स्टेट ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड फिक्स्ड। ये आप देखोगे कि जो गणराज्य होता है उस गणराज्य के जो प्रमुख होता है हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जैसे हम बात करते हैं भारत और अमेरिका की। The Premier declared the source of all authority under the Constitution is the people of India and no subordination any external authority, while Pakistan remained Bangladesh dominion until ये India seized the dominion and declared herself republic since enacted Constitution 1949। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान के तहत सभी प्राधिकार का स्रोत जो है भारत के लोगों में है और किसी भी बाहरी प्राधिकारी के लिए कोई अधीनता नहीं है। जबकि पाकिस्तान ने 1956 में क्या किया था कि 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा था। भारत एक संप्रभु राज्य था, यानी कि सोवरेन स्टेट बना और ये डोमिनियन स्टेटस जो उसको था कि 1949 में जब संविधान लागू हो गया तो कहा जाता है कि हम खुद को रिपब्लिक घोषित कर लिए थे।
या पूरी तरीके से हमारा जो संविधान इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हम उस तरीके से रिपब्लिक डे, आपको पता है कि गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो इस आधार पर कहते हैं कि वी हैव इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ स्टेट ऑफिशियल इंक्लूडिंग दैट प्रेसिडेंट एंड ओपन ऑल सिटीजन। हमारे पास राज्य के प्रमुख के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सहित सभी कार्यालय सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। इसका मतलब कि रिपब्लिक गणराज्य जो होगा, गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो हेड पर्सन ऑफ स्टेट है या हेड पर्सन ऑफ कंट्री है वो इलेक्टेड हो, चाहे डायरेक्ट या वंशानुगत नहीं हो। तो ये हो गया रिपब्लिक। अब देखते हैं न्याय। न्याय में 3 तरह के न्याय की बात करी गई है। न्याय क्या होगा? सोशल जस्टिस की बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। तो न्याय एक अवधारणा है, ध्यान देना। जस्टिस ए कंसेप्ट इन्वॉल्व फेयर, मोरल एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल पर्सन। कहा जाता है कि न्याय एक अवधारणा के रूप में निष्पक्ष भी होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए और सभी व्यक्तियों का निष्पक्ष उपचार भी शामिल है। यहाँ इम्पार्शियल ट्रीटमेंट का मतलब ही होता है किसी के प्रति भेदभाव, द्वेष नहीं होना चाहिए। मतलब सबके लिए क्या होना चाहिए? फेयर और मोरल होना चाहिए, यानी निष्पक्ष और नैतिक होना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा? ये जनरल सेंस, इट्स मींस द अकॉर्डिंग इंडिविजुअल वाई दे एक्चुअली डिजर्व और मेरिट और सम सेंस एंड इंटाइटल। कहने का मतलब आपने सबने सामान्य अर्थों में इसका मतलब यही होता है कि व्यक्तियों के अनुसार जो वो वास्तव में योग्य या योग्यता रखते हैं या कुछ अर्थों में हकदार, यानी जो व्यक्ति अगर जिस काम के लिए क्या है कि हकदार है उसको मिलना चाहिए। दूसरी चीजें होती है कि द टर्म जस्टिस, ये आप देखोगे प्रीएम्बल्स इम्ब्रेस्ड एंड 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म, सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल। प्रस्तावना न्याय शब्द के 3 अलग रूपों में, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक रूप में, ये सोशल जस्टिस की बात करता है, आर्थिक जस्टिस की यानी इकोनॉमी जस्टिस की बात करता है और राजनैतिक जस्टिस की यानी पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। यानी इसमें 3 जस्टिस के न्याय की बात करते हैं। तो प्रस्तावना में 3 अलग अलग रूपों में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय की बात करेंगे। इसमें मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। आप ध्यान देना, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के माध्यम से यहाँ नागरिकों को क्या किया गया है कि जस्टिस को पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया है। अब हम देख लेते हैं सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय जाति, रंग, भेदभाव, नस्ल, धर्म, लिंग आधार के बिना भेदभाव को दर्शाता है। ये कहा जाता है कि एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑफ द कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन, इट मीन्स absence of the privilege and section of the society and same making provision and improvement of the backward section SC, ST, OBC and women। इसका मतलब यह है कि समाज के किसी भी वर्ग में विशेष अधिकार का अभाव है और साथ ही पिछड़े वर्गों ST, SC, OBC और महिलाओं के सुधार के लिए प्रावधान करना है। यानी सामाजिक परिस्थिति को, स्टेटस को बनाए रखने के लिए जितना अधिक से अधिक हम कानूनी कार्रवाई के रूप में संविधान में ये बताया भी गया है कि उनको इक्वल राइट दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये डिनोट नो नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बाय द इकोनॉमिक फैक्टर इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन एंड ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज, वेल्थ एंड इनकम एंड प्रॉपर्टी। आर्थिक न्याय जो है आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को दर्शाता है। इसमें धन, आय और संपत्ति की असमानता को खत्म करना भी शामिल है और इस आधार पर हम लोग ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति के पास खूब धन न हो जाए न, और इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करता है, उसको एक्टिव रोल। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। पॉलिटिकल, यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि सिटीजन शुड बी इक्वल, पॉलिटिकली राइट, इक्वल एक्सेस एंड ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वाइस ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसका मतलब ये होता है कि राजनीतिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों तक समान पहुंच और सरकार में समान सबको बोलने का अधिकार दिया गया है। सरकार में सभी का आवाज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। The ideal justice, social, economy and political has been taken from the Russian Revolution। और ये पूरा जो सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल ये जो जस्टिस की बात किया गया है, ये रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ था उसी के आधार पर ये किया लिया गया है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब ही होता है स्वतंत्रता। और लिबर्टी
The term liberty means of the restraint and activities individual at the same time providing opportunity for the development of individual. स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की गतिविधियों पर संयम की अनुपस्थिति और एक ही समय में व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करना होता है। मतलब जिसका जैसा होगा व्यक्तित्व विकास, ये कहा जाता है कि व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करने की बात करी गई है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कही गई है कि द कॉन्स्टिट्यूशन secure the all citizen liberty, thought, expression, belief, faith, worship through the fundamental right or which enforceable court of law. However, the responsible or extension of the place and liberty of constitution itself. कहने का मतलब यही है कि संविधान के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के माध्यम से विचार, अभिव्यक्ति, ये कहा जाता है विचार, अभिव्यक्ति, थॉट मतलब आप देखोगे विचार, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, विश्वास, और ये कहा जाता है और वर्कशिप, ये जो कहा जाता है हमारा फंडामेंटल राइट के माध्यम से इनको दिया गया है। और ये भी कहा गया है, ध्यान देना, कि जो व्यवहार में लागू किया गया, अगर बाई चांस किसी भी तरीके का अगर कोई इसको डिस्क्रिमिनेट करता है, किसी भी तरीके से कम करता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ ये इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जाना चाहिए। और however the responsible extension and liberty of constitution, और इस तरीके से हालांकि संविधान द्वारा स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, जहां आवश्यकता पड़ती है तो वहां प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अब ये कहा जाता है कि आइडियल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ध्यान देना ये तीनों शब्द जो आया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता, ये तीनों फ्रेंच रेवोल्यूशन के फलस्वरूप आया था। अब है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ही होता है ऑप्शन ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी को प्रिविलेज देना। समानता का अर्थ ही होता है कि समाज के किसी वर्ग को विशेष विशेषाधिकार का अभाव, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर का प्रावधान होता है। ये अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भेदभाव को सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाए। प्रस्तावना में ये कहा गया है, ध्यान देना, कि प्रीएम्बल सिटीजन इक्वलिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रोविजन एंड इक्वालिटी, ये सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमी। प्रस्तावना सभी नागरिकों की हैसियत और अवसर की समानता का प्रदान करता है। यह प्रावधान समानता के 3 आयामों को, नागरिक, राजनैतिक और आर्थिक, इसमें सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमी की समानता की बात करें, जो फंडामेंटल राइट में हमें इंश्योर करता है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी कि आप देखोगे कि ये 3 आयामों में सिविल की बात करता है, पॉलिटिकल की बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो फॉलोइंग फंडामेंटल इंश्योर सिविल इक्वालिटी के लिए, ये सिविल के लिए जो बात करता है कि नागरिक समानता को सुनिश्चित करता है, कानून के सभी क्या है, सभी इक्वल है। और कहा जाता है आर्टिकल 15 में किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से क्या किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे वो रिलीजन, धर्म के आधार पर हो, और जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, या बर्थ प्लेस के आधार पर। ये 15 आर्टिकल कहता है। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ए मैटर है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 16 ये कहता है लोक अवसर की समानता होनी चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी को क्या करना है कि समाप्त करना है, हमें छुआछूत भेदभाव को क्या करना है, समाप्त करना है, और ये टाइटल को समाप्त कर देना है। ये सिविल के लिए क्या करता है, ये प्रीएम्बल्स आप देख सकते हो कि हमें इक्वालिटी लाने का मतलब ये होता है कि इसमें क्या क्या कहा गया है कि सिविल के लिए बातें कही गई कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी समानता, सभी लोग धर्म के, ये क्या कहा जाता है कि सभी लोग लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, समान है। और इसी में आप देखोगे कि देयर आर 2 प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच सीक टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये कहा जाता है कि संविधान में 2 प्रावधान है जो राजनीतिक समानता प्राप्त करना चाहता है। और राजनीतिक नो पर्सन द डिक्लेयर एलिजिबल इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल एंड ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, से ये जो रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, आर्टिकल 325। ये जो देखोगे कि आर्टिकल 325 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति और लिंग के आधार पर
मतदान सूची में शामिल करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 325 में है और 325 में निर्वाचन आयोग के द्वारा वो किसी भी धर्म के आधार पर, वो रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर या सेक्स के आधार पर, इस आधार पर वो ये मतदाता सूची में शामिल करने से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 325 में दिया है। इलेक्शन टू बी लोकसभा एंड राज्यसभा की बात अगर कंडक्ट बेसिस ऑफ एडल्ट, ये कहा भी गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार जो आर्टिकल 326 के आधार पर आयोजित किए जाने के आधार पर। अब ध्यान देना, किसी भी जात वर्ग समुदाय में अगर कोई भी व्यक्ति, अगर अब वो कहा जाता है वयस्क मताधिकार 18 साल से एबव है, तो उसको चुनाव, या कहा जाता है कि चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित किया जा सकता है, मतलब वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39 सिक्योर द मेन एंड वुमेन इक्वल टू राइट एंड एडवकेटमेंट एंड लाइवलीहुड, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। आर्टिकल 39 में यह कहा गया है जीविका के पर्याप्त साधनों में समान कार्य के लिए क्या होगा, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, मतलब मेल और फीमेल किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट न करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान पुरुषों और महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया था। तो सही कहो तो ये इक्वालिटी की बोध करते हैं। उसके बाद फर्टेनिटी की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं। तो फर्टेनिटी मीन्स ऑफ द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, इसका मतलब होता है भाईचारे की भावना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द फीलिंग्स ऑफ द फर्टेनिटी बाय द सिस्टम एंड सिंगल सिटीजनशिप। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की प्रणाली द्वारा भातृत्व की भावना को बढ़ाना था। और साथ ही मौलिक कर्तव्य में या 51A में कहा गया है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय विविधता को पार करने वाले भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव, समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए। यानी कहा गया है कि हमारे प्रमोट एंड हार्मनी स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग द पीपल एंड ये ट्रांसेक्टिंग रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्टोरल डाइवर्सिटी, यानी किसी भी आधार पर अगर समाज, चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, ये सभी तरीके से अगर है तो आप ध्यान देना कि उसमें यह बताया गया है कि आपको किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है, बंधुत्व की भावना रखना है। अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल फर्टेनिटी एश्योर्ड टू थिंग्स, ये कहा गया है कि दो चीजों पे विचार करता है कि भाईचारे के विचार किया है और इस पे दो चीजों का आश्वासन देता है। पहला, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये प्रीएम्बल हमारी फर्टेनिटी को यानी बंधुत्व को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे व्यक्ति की गरिमा की बात करता है और राष्ट्र की अखंडता की बात करता है। और आपको पता है कि इंटीग्रिटी जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 42 अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी, कहा गया है कि के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति की गरिमा दर्शाता है कि संविधान न केवल ये सिग्निफिकेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर ये बेटरमेंट ऑफ द मेंटेन एंड डेमोक्रेटिक सेटअप बट एंड आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एंड पर्सनालिटी एवरी इंडिविजुअल एंड सीक्रेट। ये कहा भी जाता है कि व्यक्ति की गरिमा दर्शाता है कि संविधान न केवल सामग्री में सुधार सुनिश्चित करता है बल्कि एक लोकतांत्रिक स्थापना को बनाए रखता है, बल्कि यह भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी, इंडिविजुअल क्या होता है, पवित्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होगा वो पवित्र होगा। अब कहा गया है कि पेज जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की जब हम बात करते हैं, द नेशन, ये कहा जाता है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता राष्ट्रीय एकीकरण की मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय आयाम दोनों को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी गले लगाता है। और संविधान के आर्टिकल 1 में ये कहा गया है द यूनियन ऑफ स्टेट, और यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और वो अविनाशी होगा। ध्यान देना, भारत राज्यों का संघ होगा और राज्य ऐसा नहीं कि संघ से अलग हो सकते हैं, उसीलिए उसको अविनाशी स्वरूप
दान किया गया है, जिसका उद्देश्य मुख्य होता है यूनिफिकेशन करने के लिए, मतलब यूनाइट होने की बात करता है, यानी राष्ट्रीय एकीकरण की बात करता है, जिसमें सांप्रदायिकता की बात करते हैं, क्षेत्रीयता की बात करते हैं या जातिवाद की बात करते हैं, ये बाधाओं को पार करना होता है। यानी इसके आधार पर हम किसी भी तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन, किसी यानी कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता के आधार बाधाओं को क्या करना है, पार करना है। यानी बंधुत्व की भावना हमारे आम जनता के बीच अगर होगी तो लोगों में क्या होगी कि एकता आएगी और एकता से हमारा प्रोग्रेस होगा और वह प्रोग्रेस समावेशी विकास के तरफ ले जाएगा। अब होता है यूनिटी इंटीग्रिटी, द फेज ऑफ टू इन थर्ड एम, ये भी इंटीग्रिटी एंड 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि इंडिपेंडेंट कंट्री इनेक्ट एंड ड्यूरिंग द नेशनल एंड एसेंशियल, और देश की स्वतंत्रता का क्षुण बनाए रखने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि देयरफॉर स्टेट्स हैव बीन द आइडियल फर्टर्निटी एंड वी शुड द यूनिटी अमंग्स द इनहैबिटेंट्स। इसलिए कहा गया है कि जो निवासियों के बीच में एकता को बढ़ावा देना, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है और उनमें भाईचारे और राष्ट्र की एकता और एकीकरण के लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, ताकि क्या हो गया, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ पीपल एंड नेशनशिप। ये कहा जाता है कि एक भारत का लोगों के बीच एकदम यूनिफिकेशन होता है। और our constitution expect the all citizen India uphold the protect and unity integrity India matter of duty। और ये कहा जाता है कि हमारे संविधान के कर्तव्यों में अगर 51A में देखा जाए तो भारत के सभी नागरिकों से कर्तव्य की बात करी गई है और भारत की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए उनकी रक्षा करने से उम्मीद करता है। तो ये जो वर्ड जो थे इनके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिग्निफिकेंट ऑफ ये यूनिटी सिग्निफिकेंट ऑफ यूनिटी एंड प्रीएम्बल्स की बात करते हैं। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल्स द पीपल ऑफ हु इलेक्टेड एंड अडॉप्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देमसेल्फ, और इस तरीके से आप ये देखते हैं प्रस्तावना के अनुसार भारत के लोग जिन्होंने संविधान बनाया, अपना और खुद को संविधान दिया। प्रस्तावना इंगित करता है कि संविधान लोगों से अपनी, ध्यान देना, अपनी संविधान लोगों से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है और संविधान के तहत सभी प्राधिकार के स्रोत भारत के जनता में निहित है। इसका अर्थ यह है कि संप्रभुता अंततः कहाँ है, रिसाइड द अल्टीमेटली क्या हो गया, पीपुल में ही है। सोवरेनिटी जो है वो यही है। प्रस्तावना उन, कहा जाता है कि प्रस्तावना उन अधिकारों एवं स्वतंत्रता की घोषणा करता है जो भारत के लोगों के सभी नागरिकों और विचारों और कार्यों के प्रति या कार्यों के प्राप्ति के तरीकों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हालांकि ये कहा भी जाता है कि प्रस्तावना संविधान, ध्यान देना, प्रस्तावना संविधान का एक कोऑपरेटिव हिस्सा नहीं है और ये कहा जाता है कि नॉन कोऑपरेटिव हिस्सा नहीं है, कानूनी व्याख्या में सहायक है जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट रूप से दिखाई जाती है। यहाँ यह भी कहा जाता है कि इनकी भाषा बहुत सटीक और सही नहीं है। यह मूल, ये डिक्लेयर्ड कहा जाता है कि बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड साइट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री, इस मूल प्रकार की सरकार और राजनीति की घोषणा करता है जिसे देश में स्थापित करने की मांग किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड डेट ऑफ एडॉप्टेशन क्लियरली मेंशन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, इसलिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जिस दिन हमने स्वीकार किया उस तिथि में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अगर हम बात करें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना सबसे खूबसूरत कहा जाने वाला प्रस्तावना है, इसमें भारत के संविधान के मूल आदर्श, उद्देश्य, दार्शनिक पद शामिल है। संस्थानों, पदों एवं प्रक्रियाओं का विस्तृत व्यवस्था में संविधान हमेशा इन विचारों को प्राथमिक ध्यान देता है और संवैधानिक प्रावधानों के लिए औचित्य प्रदान करता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीएम्बल इज द, ये जो कहा जाता है, ये भी कहा गया है कि प्रीएम्बल इज द मिरर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है कि मिरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है, आईना है, दर्पण है।
अब इसके बाद देखते हैं कि अमेंडमेंटेबिलिटी या प्रीएम्बल्स, क्या भारत के संविधान को संशोधन किया जा सकता है। तो अभी आपने देखा कि संशोधन किया जाए। द क्वेश्चन रिगार्डिंग अमेंडमेंटेबिलिटी अरेज ऑन केशवानंद भारती अमेंडमेंट एंड ये आर्टिकल 368 के अनुसार क्या होना चाहिए कि आप भारत के संविधान को संशोधन भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि 42 अमेंडमेंट में के द्वारा 1976 में ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया। अर्थात ये कहा जाता है कि केशवानंद भारती केस 1973 में यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप कोई भी क्या कर सकते हैं, ये आप अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन बेसिक फीचर आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से उसके बेसिक ढांचा को क्या हो सके कि बेसिक जो उनका बेसिक जो मूल ढांचा है उसमें बुनियादी विशेषता जो होनी चाहिए उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। हम लोग पीछे वाले केस में देख भी चुके हैं कि 5 केस में केशवानंद भारती में ये चीजें कहा गया है। उसके बाद आपको कोरिलेशन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट में अभी आपने देखा कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट में किस तरीके से हमारा ये समता की बात करता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सोशल इकोनॉमी जस्टिस की बात करता है। तो आप देखोगे कि प्रीएम्बल किससे किससे, अगर हम बात करें कि प्रीएम्बल्स किससे किससे रखता है सरोकार, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रीएम्बल्स जो है, प्रीएम्बल्स में जो बातें कही गई है उसमें फंडामेंटल राइट की बात भी कही गई है, और उसमें और नीति निदेशक तत्व की बात कही गई है। तो कहा जाता है कि प्रस्तावना, मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान के अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, इसीलिए संशोधनीय है, यानी उसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु उसके उल्लेखित संविधान में आधारभूत लक्षणों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह हमारा क्या किया गया है कि केशवानंद भारती केस में ये हुआ था। संविधान के भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार में स्वतंत्रता एवं समानता की संकल्पना को बताया गया है, और पार्ट 4 में डीपीएसपी में यह बताया गया है कि नीति निदेशक सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लक्षण की बात उन्होंने सकारात्मक पहलुओं पर विचार किया गया है, और यह भी बताया गया है कि राष्ट्र के शासन के मूलभूत सिद्धांत है, ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, शासन, प्रशासन और विधायिका द्वारा संतुष्ट किए जाने योग्य संवैधानिक अपेक्षाएं हैं, और अतः प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग है, और ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसका जो कोरिलेशन है फंडामेंटल राइट्स के साथ, ये डीपीएसपी, अब जब हम लोग इसका क्लास जब वीडियो में देखेंगे कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, तो और भी हम फंडामेंटल राइट को अच्छे से कोरिलेट करेंगे प्रीएम्बल से, और उससे हम ये भी साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक है। अब कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ प्रीएम्बल्स। अब कंटेम्प्रेरी इशू में 2000 आपको पता भी होगा 26 नवंबर 2015 एवं 26 जनवरी 2016 में कहा जाता है कि 66 वर्षगांठ पर जो संविधान संशोधन के जो संविधान एडॉप्ट की डेट है, उसमें मूल प्रस्तावना में आपको पता भी होगी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट और सेकुलर चीजों को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी जोड़ा गया था, सोशलिस्ट जोड़ा गया था, और पंथ निरपेक्षता की और इंटीग्रिटी की बात जोड़ा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें विभिन्न विपक्षी दलों और नागरिक समाज में कुछ कार्यकर्ताओं ने सरकार ने इस कदम की आलोचना किया था, क्योंकि ये कहा भी गया था कि जो ये सोशलिस्ट और सेकुलर है वो बहुत ज्यादा आज के डेट में इसकी रिलेवेंसी नहीं है। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जो प्रस्तावना में स्थान दिया जाना चाहिए अथवा नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर एक विवाद, और विवाद के कुछ कारण भी। अब हम देखते हैं कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों जो सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, इसको हटाने के पक्ष में क्या बातें कही गई। तो समाजवाद शब्द का आशय
पूंजी, संपत्ति, भूमि आदि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व एवं उनके वितरण में समान था। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर समाजवादी शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया था, क्योंकि वे देश के किसी विशिष्ट आर्थिक संरचना के से संबंध नहीं रखना चाहते थे। तो ध्यान देना कि वो इसलिए आपको पता भी कि फंडामेंटल राइट था, इसलिए सोशलिस्ट शब्द इस यहाँ नहीं दिया गया था। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, सेकुलर शब्द की बात जब हम लोग करते हैं तो सेकुलर शब्द में यह कहा गया है कि धार्मिक अथवा आध्यात्मिक मामलों में राज्य का जुड़ा न होना एवं राज्य का संचालन किसी धार्मिक नियम से न होकर संविधान द्वारा होना। प्रस्तावना के हिंदी रूपांतरण में अंग्रेजी के सेकुलर शब्द के किसी सेकुलर शब्द के लिए काफी सोच समझ के लिए धर्मनिरपेक्ष के बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारा संविधान एवं देश के विभिन्न कानून राज्य के धर्मनिरपेक्ष न होकर पंथ निरपेक्ष होने की अपेक्षा करता है। आपको पता भी होगा कि धर्म के से आप देखोगे कि भारत में धर्मों में भी बहुत सारे कल्ट सेक्ट होते हैं, कल्ट होते हैं और बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसको पंथ निरपेक्ष कहा गया है। तो भारत में यह कहा गया है कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द जो कहा गया है कि राज्य के धर्म निरपेक्ष न होकर पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष न होकर उन्होंने पंथ निरपेक्षता की बात कही गई है। मूल प्रस्तावना में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इस प्रकार अगर हम बात कर लें तो सामाजिक आर्थिक न्याय वस्तुतः एक समाजवादी राज्य को ही निरूपित करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत इनमें सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का विशिष्ट स्थान दिया गया। अतः प्रस्तावना से अलग से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द राजनीतिक उद्देश्यों की ओर इशारा करते हैं। मूल प्रस्तावना के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई थी। हम जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में ही उन स्वतंत्रताओं की प्राप्ति संभव है। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में विभिन्न उपबंध इसकी रक्षा करता है। ध्यान देना कि ये प्रीएम्बल्स में न होने के बावजूद भी आपको पता भी होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी और हमारे फंडामेंटल राइट में इसका स्थान था और बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब यानी वर्णन किया गया था। अब बात यह होता है कि इन शब्दों को हटाने के पीछे तर्क यह भी दिया जा रहा है कि 1977 में जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, इंप्लीमेंट 1977 में हुआ है, तो संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों के प्रस्तावना में समाविष्ट करने के पूर्व क्या भारत एक समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं था? आपको पता भी होगा कि राज्य था। आपका आर्टिकल 15 कह लो तो 15 क्या कहता है? किसी को धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक सभी धर्म अपने अपने धर्मों के उत्थान, विकास और प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है और अपना काम कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये सेकुलर और समाजवादी। 1991 में आर्थिक सुधारों में वैश्वीकरण के आ जाने के बाद जो नव साम्राज्यवाद शब्द लगभग अप्रासंगिक हो गया और 1991 के पश्चात यह व्यवहार को कम किया। सोशलिस्ट शब्द की बात करता है, तो इसलिए आपको पता भी होगा सोशलिस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में कमजोर हुआ है। अब हम बात करते हैं कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को हटाने के विपक्ष में क्या थे तर्क। तो समाजवादी और निरपेक्ष जैसे शब्द हमारे संविधान के आदर्श हैं। संपूर्ण संविधान इसे ओतप्रोत है। इसे धूमिल करने से राष्ट्रीय एकता एवं बंधुत्व नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने से देश की सांप्रदायिकता विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आरक्षण विशेष उपबंधों में विशेष प्रावधान जैसे 5वीं और 6वीं यानी 5th और 6th अनुसूची आदि का लोकतांत्रिक सामाजिक राज्य की परिकल्पना जो की गई है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द इन्हें स्पष्टता प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक सहायक अंग है।
तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के अतिरिक्त अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। क्या अखंडता शब्द को हटा दिया जाना चाहिए और क्या इसे हटाए जाने का क्या औचित्य है, तो इस पे ये कंटेम्प्रोरी इशू आया था और नो डाउट ये शब्द उठाए जाने का एक प्रावधान था और इसका ये था, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपको ध्यान देना कि ये है पूरा भारत का संविधान और इस भारत के संविधान में आप ये भी समझ सकते हैं। अब हम हार्डली 2 मिनट में हम इसको क्विक रिवीजन करेंगे। प्रीएम्बल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ये आप देखोगे कि किस पे है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपने पढ़ चुका है, पंडित नेहरू द्वारा अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया गया था और आपको पता भी हो गया कि इसको ये 26 नवंबर 1949 को मतलब कि पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर दिया गया था और उसी दिन से क्या होता है और ये सारे पावर को अलग किया गया था और प्रीएम्बल्स में किसी भी तरह का ये न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाता और इसको 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, जिसको हम सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी कहते हैं। इसी के आधार पर आप देखोगे कि सोवरेन क्या है, तो ये इंडिया इज आइदर डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन एंड अदर नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इस पे इंडिपेंडेंट, सोवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि इंडिया ब्रांड ऑफ सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है, जहां पब्लिक और प्राइवेट मिलके दोनों काम करेंगे, यानी कि मार्क्सिज्म और गांधीयन दोनों मिलके काम करेंगे। सेकुलर का मतलब होता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें सेकुलर शब्द की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि भारत पंथ निरपेक्ष होगा, यानी सभी धर्मों को समान रूप से क्या करेगा, विचार करेगा। डेमोक्रेटिक का मतलब ही होता है कि प्रीएम्बल में ये कहा गया है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट सोशल इकोनॉमी डेमोक्रेसी। यहाँ जो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हम सभी तरीके से प्रीएम्बल्स में सभी तरह के डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक हो गए और रिपब्लिक का मतलब हो गया कि प्रीएम्बल्स में ये इंडिकेट किया गया है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, न कि क्या होता है कि हेरिडेटरी वाला होता है। जस्टिस में जस्टिस शब्द जो होता है, जस्टिस आपकी एक अवधारणा होती है जो पहले मैंने बताया था, जो सोशल जस्टिस की बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है और ऑलरेडी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के द्वारा इसको प्रोटेक्ट भी किया गया है। लिबर्टी का मतलब ही होता है कि पूरी तरीके से लिबर्टी की बात इंडिविजुअल की बात करता है और ये अपॉर्चुनिटी भी देता है। इक्वालिटी में आपको देखोगे प्रिविलेज दिया गया है और कुछ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी की बात करते हैं। फर्टिलिटी में ब्रदरहुड की बात कही गई, जो हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक से उम्मीद किया जाता है कि वो बंधुत्व की भावना को स्थापित करे। अपनी सिग्निफिकेंट ऑफ प्रीएम्बल्स, ये सिग्निफिकेंट ऑफ प्रीएम्बल्स में किया गया कि 26 नवंबर 1950 को क्या हो गया, हमारा संविधान लागू हुआ था और ये कहा जाता है कि ये हमारा ये पूरा संविधान में आम जनता ही पूरे ये शक्ति के संसाधन के रूप में है और इंडिया के नेशन जो इंडियन जो होता है स्टेट सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पॉलिटी की बात करें, यहाँ भारत का जो नेचर बताया गया है प्रीएम्बल्स में, ये सारी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है, सेकुलर की, डेमोक्रेटिक की, ये सारी चीजें। और इसके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक जस्टिस, यह न्याय की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, समानता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, एकता और अखंडता की, इनका मेन बात यही है और इसी के आधार पर हम लोग संविधान को कर सकते हैं। अब आप प्री बेस के क्वेश्चंस जो होंगे किन किन टॉपिक से होगा, कीवर्ड में आपने देखा होगा कि हम भारत के लोग से लेके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तक आपने जितने भी चीजों को पीछे स्लाइड में हमने उसकी चर्चा किया था और उससे नंबर आप क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या संविधान ये प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट है, उससे भी प्री में पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे और इसी आधार पर आप देखोगे कि बहुत सारे वाद हुए थे और उसके आधार पर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए। अब उसमें मेन केसेज कौन कौन से आए थे, कब आए थे, इसका आप सन वाइज या डेट वाइज आप क्या करेंगे, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट से आप कर सकते हैं कि भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया तो किस तरीके से, डेट वाइज कौन किया था और जितने भी सिग्निफिकेंट जो भी हो सकता है आज के डेट में इंपॉर्टेंस, वो सारे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। और अमेंडमेंट आप ये अमेंडमेंटेबिलिटी आप प्रीएम्बल्स कहा जाता है कि संसद को ये राइट दिया भी गया है, किसको राइट दिया गया है और किस आर्टिकल के द्वारा दिया गया है, 368 के द्वारा दिया गया है। तो इस आधार पर हम चीजों को
डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछे जा सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, या जितने भी वर्ड दिए गए उसकी प्रॉपर मीनिंग पूछा जा सकता है, और ये होगा। मेंस बेस पे अभी तक का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेजर कमेटी और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया, ये चीजें आप दिया गया। वाई इज कॉल्ड रिपब्लिक, भारत को रिपब्लिक क्यों कहा गया है, और ये पूरी इस तरीके से ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इसको कल आप लोग लिख लेंगे, और लिखने के बाद आप लोग मेरे आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखोगे कि इस कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये मेंस बेस के क्वेश्चंस हैं, और पॉसिबल क्वेश्चन किन किन टॉपिकों से पूछे जा सकते हैं। तो पॉसिबल क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स में भी द पीपल, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, क्या प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट है, केसेस कौन कौन से, सिग्निफिकेंट कौन कौन से, अमेंडमेंट क्या होता है, ये पॉसिबल इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसको आप जितने शब्द है उसकी एकदम एग्जैक्ट मीनिंग आप समझ सकते हो। और ध्यान देना, ये संविधान के प्रियम्बल्स है, और इस प्रियम्बल्स में आपको पता भी होगा कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग कथन भी था, और उसी कथन के आधार पर आपको ये भी जानकारी होगी कि इसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब पूछे जा सकते हैं, और प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना की ये सारी चीजें इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसी के आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसी के आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो प्रियम्बल्स बना था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ड्राफ्टिंग कमेटी और ये सारी चीजों से आता है और आया भी है। तो इसलिए आप ध्यान देना कि अब हमारा इसमें जो 368 की बात जो कही गई है कि आर्टिकल 368 के आधार पर हम भारत के संविधान मतलब संसद को यह राइट दिया गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और आधारभूत ढांचे की बात कही गई है। तो आधारभूत ढांचे की जब बात कही गई है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब कल पढ़ेंगे कि आधारभूत यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप सभी को मल्टी डायमेंशनल मैंने टच किया है, सभी डायमेंशंस को मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये पूरा वीडियो जरूर देखें, और पूरा वीडियो जब देखेंगे तभी आपको प्रियम्बल्स अब किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना किसी नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। बस आप इस वीडियो को देख लें, पूरा देख लेंगे तो आपका पूरा प्रियम्बल्स तैयार हो गया, और प्रियम्बल से प्री बेस या मेंस बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत अच्छे से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आप कम समय में लिख भी सकते हैं। इसलिए जो मैंने मेंस पैटर्न पे क्वेश्चंस दिया है प्लीज आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। इन केस कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर लीजिए, या कोई आपका रिक्वायरमेंट हो या आपको कोई क्वेश्चनायर करना है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, और मैं आपको पॉजिटिवली जवाब अपने टाइम से दूंगा। इसलिए मैं आप लोगों के आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।